नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस के इनडेप्थ श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अटल बिहारी वाजपेयी का एक कथन था कि हम अपने मित्र तो चुन सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। कुछ हद तक अगर ऐसी स्थिति हो तो हमारे ऊपर यह जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी स्थिति में हम पड़ोसियों से संबंध बेहतर करके ही चलें। फिर यह चीज किसी व्यक्ति पे भी लागू होती है और किसी देश पर भी। तो हमारे देश के साथ भी कुछ ऐसा ही है, इसलिए विदेश नीति में आमतौर पर यह देखा जाता है कि समय समय पर हम कुछ बदलाव करते हैं जिसके माध्यम से हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे संबंध बेहतर रहें, रणनीतिक रूप से वो कारगर रहें। इस लिहाज से ऐसे ही विदेश नीति में एक सिद्धांत दिया गया, जिस सिद्धांत को हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल जी ने प्रतिपादित किया। उन्हीं के नाम पर इसको गुजराल सिद्धांत या विदेश नीति का गुजराल डॉक्ट्रिन के नाम से जाना जाता है। आज आपके सामने इसी विषय पर हम चर्चा लेके उपस्थित हैं। तो आइए देखते हैं संदर्भ को। सबसे पहले ये देखें कि किन किन बिंदुओं के अंतर्गत इसको समझेंगे, फिर क्यों आज अचानक ये फिर से इसकी चर्चा हो रही है, वो क्या कारण है उसको देखेंगे, क्या है गुजराल सिद्धांत इस पर विचार करेंगे, क्या इसके अनुप्रयोग हुए, कहां तक ये सफल रहा, वर्तमान समय में किस तरह से प्रासंगिक है, क्या इसकी आलोचना होती है, और अंत में एक परिपाटी के तौर पर अभ्यास प्रश्न आपके सामने उपस्थित होगा। और बता दें कि सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के लिहाज से आपके लिए यह महत्वपूर्ण है। बात अगर खबर की करें तो खबर इंडियन एक्सप्रेस की है। आई.के. गुजराल डेथ एनिवर्सरी, व्हाट वाज द गुजराल डॉक्ट्रिन ऑफ फॉरेन पॉलिसी, इट्स सिग्निफिकेंस। क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों चर्चा में है, वो तो इस खबर से ही आपको पता चल गया होगा, क्योंकि हाल ही में आपको पता है कि आपके पूर्व प्रधानमंत्री आई.के. गुजराल साहब की पुण्यतिथि मनाई गई। वो भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे और पुण्यतिथि की बात करें तो 11वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस लिहाज से पुण्यतिथि पर हम अमूमन उनको याद करते हैं, और इस लिहाज से इनके द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा, पूर्व प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया यह सिद्धांत फिर से चर्चा में आया। 30 नवंबर को आपका देहांत हुआ था और 30 नवंबर 2012 को देहांत हुआ था, इस लिहाज से यह 11वीं पुण्यतिथि थी। 4 दिसंबर 1919 को एक प्रारंभिक परिचय के तौर पर अगर देखें तो इनका जन्म हुआ था, और 30 नवंबर 2012 को आपका देहांत हुआ। जन्म की बात करें तो पंजाब के झेलम में आपका जन्म हुआ था। शुरुआत अगर बात करें तो शुरुआत इनकी पृष्ठभूमि ही थी। इनके माता पिता भी स्वतंत्रता आंदोलन में शरीक हुए थे। आपको भी देखें तो छात्र जीवन से ही आप इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त थे। छात्र जीवन में भी आपको जेल जाना पड़ा था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में आपकी गिरफ्तारी हुई थी। इसके अलावा देखेंगे तो 1959 से 64 तक नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष का पद भी आपने ग्रहण किया था। 1964 में अगर देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में आप सम्मिलित हो जाते हैं। शुरुआत राष्ट्रवादी विचारधारा से होती है, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होते हैं और संसद सदस्य भी आप बनते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो जब आपातकाल का समय था, उस समय आपके द्वारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय संभाला जा रहा था, और इस समय एक बात की आपकी सराहना की जाती है कि इस समय संजय गांधी जी के द्वारा आपको एक ऐसा आदेश दिया गया जिसके तहत कहीं ना कहीं प्रेस की स्वतंत्रता बाधित हो रही थी। आपने उस समय आपातकाल में उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया और बाद में उसमें बदलाव किया गया, तो इसलिए इनकी सराहना भी होती है। वहां पर 1976 की अगर बात करें तो सोवियत संघ में भारत के राजदूत भी नियुक्त किए गए थे। और 1996 में आप देखेंगे जब देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे तो उस समय मंत्रालय में विदेश मंत्री का कार्यभार आपने संभाल रखा था, और इसी दौरान जब ये विदेश मंत्री थे आपने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसको गुजराल डॉक्ट्रिन या गुजराल सिद्धांत के नाम से जानते हैं, जो विदेश नीति से संबंधित है। एक बार की बात यह है कि एक बार विदेश मंत्री थे ब्रिटेन के, इस कारण भी आपकी चर्चा होती है। उनका नाम था रॉबिन कुक। रॉबिन कुक साहब से मुलाकात होती है आपकी पाकिस्तान में। वहां पर इन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो डिस्प्यूट है उसके लिए ब्रिटेन, अगर भारत चाहे तो, भारत और पाकिस्तान चाहे तो, विशेष रूप से भारत की तरफ इंगित करते हुए रॉबिन कुक ने कहा कि ब्रिटेन इसमें मध्यस्थता कर सकता है इस विवाद में। तो इन्होंने कहा, गुजराल साहब ने, कि ब्रिटेन एक ऐसा देश है जो अतीत की भव्यता का भ्रम पालने वाली तीसरी दर्जे की शक्ति है। तो इसलिए भी काफी ये चर्चित हैं इस बयान को लेके। यहाँ पर उन्होंने ये ब्रिटेन को कहा कि अतीत की भव्यता का भ्रम पाले हुए एक तीसरी दर्जे की शक्ति बता दिया ब्रिटेन को। हालांकि फिर 1997 में आप देखेंगे ये 12वें प्रधानमंत्री के तौर पर गद्दी पर बैठते हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री का कार्यभार ग्रहण करते हैं।
हालांकि इनका कार्यकाल अगर आप देखेंगे तो 1 वर्ष से भी कम समय का है, लेकिन इन्होंने जो ये सिद्धांत दिया विदेश नीति को दृष्टिगत रखते हुए, इस लिहाज से ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। क्या है सिद्धांत, एक नजर उस पर डालते हैं। तो गुजराल सिद्धांत की अगर बात करें तो विदेश नीति के लिए दिया गया यह सिद्धांत है, और इसमें निकटतम जो हमारे पड़ोसी देश हैं, दक्षिण एशिया में जो देश है, उनके साथ हमारा विदेशी संबंध है वो कैसे बेहतर हो, इस लिहाज से 5 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। ये 5 सिद्धांतों के समूह को ही गुजराल सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। भारत चूंकि अपने पड़ोसियों से अगर तुलना की जाए तो थोड़ा मजबूत है, शक्तिशाली है, तो ऐसे में भारत की ताकत जो है, उसकी ताकत उसके पड़ोसियों को डरानी नहीं चाहिए, असमानता नहीं दिखनी चाहिए। समानता पर लाने के लिए, संबंध को की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कहीं भारत का कद उसमें बाधक न बन जाए, इस लिहाज से इस सिद्धांत में जो बातें बताई गई उसका समावेश किया गया। यह भी ध्यान रखा गया कि पड़ोसियों के साथ जो संबंध हो वो मैत्रीपूर्ण हो, सौहार्दपूर्ण हो, और कैसे हम इन संबंधों को ज्यादा महत्व दे पाए, न कि अपने हित को ही सर्वोपरि हमेशा रखा जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो 5 सिद्धांत दिए, इस समूह में 5 सिद्धांत हैं। कौन कौन वो सिद्धांत हैं, तो एक नजर डालते हैं। आप देखें, इसमें से जो अपेक्षाकृत थोड़े से कमजोर देश हैं, कुछ शक्तिशाली देश हैं और कुछ से हमारे संबंध थोड़े बेहतर नहीं भी हैं, लेकिन जो कमजोर देश हैं जैसे बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, इस प्रकार के देशों के साथ भारत की जो मांग है वो पारस्परिकता की नहीं होनी चाहिए। पारस्परिकता की मांग का मतलब कि जैसे हमने आपको कुछ किया, कोई मदद की आपकी, तो बदले में मदद की हमें अपेक्षा होगी, तो इसको पारस्परिकता की भावना कहेंगे। लेकिन जो अपेक्षाकृत कमजोर देश हैं उनके लिए डॉक्ट्रिन सिद्धांत में कहा गया, गुजराल डॉक्ट्रिन में ये कहा गया कि ऐसे कमजोर देशों के साथ आप देने की प्रवृत्ति रखें, उनसे किसी भी तरह की अपेक्षा न रखें। दूसरी बात इसमें कही गई कि किसी भी दक्षिण एशियाई देश को अपने क्षेत्र का उपयोग अन्य देश के हितों के विरुद्ध करने की अनुमति नहीं देना है। इसका यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे ये पाकिस्तान है, भारत के पड़ोस में ये नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है, इधर अफगानिस्तान है। तो इनका ये कहना था, दूसरी जो बिंदु आपको दिख रहे हैं इसके अंतर्गत, कोई भी देश दूसरे देश को अपने क्षेत्र का उपयोग इसलिए नहीं करने देगा कि उसका इस्तेमाल किसी दूसरे देश के हित के खिलाफ हो सकता है कि आतंकवादी गतिविधियों के लिए ही, दूसरे देश में अशांति फैलाने के लिए ही कोई दूसरे क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहे, जैसे नेपाल का इस्तेमाल अगर चीन कर रहा है या नेपाल का इस्तेमाल अगर भूटान करना चाहे, तो इस तरह की किसी प्रकार की अनुमति नहीं देना, चाहे वो किसी देश का किसी देश के विरुद्ध हो। तीसरी बात कही गई कि आंतरिक मामलों में ये जितने भी देश हैं पड़ोसी, खासकर दक्षिण एशियाई देश, आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार का कोई भी देश हस्तक्षेप नहीं करेगा। इंटरनल मामले में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की मनाही होगी। साथ ही एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान किया जाएगा। भारत भले ही शक्तिशाली हो, वो अगर भूटान भी है तो उसकी क्षेत्रीय अखंडता, उसकी संप्रभुता का सम्मान करेगा, उसमें किसी प्रकार का इंटरफियर नहीं करेगा। इस प्रकार हर देश एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे। और अगर विवाद होता है किसी भी दो देश के बीच, पड़ोसी हैं तो विवाद होना स्वाभाविक है, ऐसी कंडीशन में अगर विवाद होता है तो उसको द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से, वो भी शांतिपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से सुलझाया जाना चाहिए। इन 5 बातों के समूह को ही गुजराल डॉक्ट्रिन या गुजराल सिद्धांत के रूप में जाना गया, और तात्कालिक समय में इस काफी सफलता भी देखने को मिली। कहां यह सफल रहा, कहां असफल रहा, एक बार उस पर भी विचार करते हैं। तो क्या इसके अनुप्रयोग रहे, कहां इसको सफलता मिली, अगर उस पर नजर डालें तो 1996-97 में आप देखेंगे कि बांग्लादेश के साथ जो जल विवाद का बंटवारा चल रहा था, जल बंटवारे को लेकर जो विवाद चल रहा था, उसमें काफी व्यवधान था, काफी लंबे समय से यह चल रहा था विवाद। आपको बताएं कि ये इस समय 1977 में ये विवाद था, फिर उसको 82-85 में भी एक्सटेंड किया गया, 85 में आके ये समाप्त हो जाता है, 88 में आके ये समाप्त हो जाता है। अब यहां पर यह विवाद लंबा खिंच रहा था, इसका भी समाधान हुआ। नेपाल के साथ पन बिजली उत्पादन के लिए महाकाली नदी को नियंत्रित करने की जो संधि है, वहां पर भी यह कारगर साबित हुआ। अच्छा, इस विवाद में जो 88 में समाप्त हो गया था, वहां पर आप देखेंगे बाद में इसी सिद्धांत के माध्यम से, गुजराल सिद्धांत के माध्यम से उसका हल निकाल लिया गया। यही क्रम आपको नेपाल के पन बिजली उत्पादन में भी हमको देखने को मिलता है, यहां भी सफलता मिलती है। इसके बाद विकास और सहयोग बढ़ाने के लिए श्रीलंका के साथ भी जो समझौता हुआ, वहां के डिस्प्यूट को भी सॉल्व करने में काफी हद तक सफलता मिली। यहां तक कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं रहे, पाकिस्तान के साथ भी इस समय एक समग्र वार्ता की शुरुआत हुई।
और वो हालांकि कुछ बिंदु ऐसे थे, आतंकवाद को अगर छोड़ दें, आतंकवाद के मुद्दे पर भारत की स्पष्ट राय थी, वहां पर वो किसी भी समझौते की स्थिति में नहीं तैयार था। लेकिन व्यापार हो, यात्रा हो, संस्कृति हो, इन क्षेत्रों में भारत ये कहा कि सहमत शर्तों के आधार पर समग्र वार्ता होनी चाहिए, बातचीत का क्रम नहीं टूटना चाहिए, बातचीत होने से असहमति भले ही होगी, अगली वार्ता का क्रम बना रहता है। 1997 में माले में पाकिस्तानी जो समकक्ष थे, उस समय नवाज शरीफ साहब थे, वहां के प्रधानमंत्री जी थे, उनसे इनकी माले में मुलाकात हुई, तो वहां पर एक शेर के माध्यम से उन्होंने गुजराल डॉक्ट्रिन को स्पष्ट किया। उसमें इसको देखा जा सकता है, उसमें गुजराल साहब ने कहा कि गुफ्तगू बंद ना हो, बात से बात चले। मतलब गुफ्तगू अर्थात बातचीत का सिलसिला बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि वार्ता चलती है तभी बात आगे बढ़ती है और वो मंजिल तक पहुंचती है। तो ये चीजें वहां देखने को मिली। तात्कालिक समय में गतिरोध की स्थिति से मना किया गया। आलोचना कहां होती है? अब आलोचना पे भी हमने ध्यान देना होगा। आलोचना यहां होती है कि जो इसमें अंतर्निहित सद्भावना की बात की जा रही है, वो अंतर्निहित सद्भावना उन देशों के साथ तो ठीक है जहां हमारे शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के संबंध हैं, लेकिन कुछ ऐसे देश, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, इनके द्वारा अगर शत्रुतापूर्ण कार्यवाही की जा रही हो, जानबूझकर आतंकवाद को प्रश्रय दिया जा रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में आप देख सकते हैं, इसके उदाहरण भी कई रहे हैं। चाहे वो 2008 में मुंबई हमला हो, पुलवामा हो, पठानकोट हो, ये सारी घटनाएं इस बात को प्रमाणित करती है कि इनके द्वारा बार बार शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। तो यहां पर अगर हम गुजराल डॉक्ट्रिन को फॉलो करेंगे तो ये ठीक नहीं है। यहां पर वो सिद्धांत बहुत कारगर नहीं दिखता है। चीन के द्वारा भी आप देखें, बार बार हमारी क्षेत्रीय अखंडता पर हमला किया जाता है। कभी वो नॉर्थ ईस्ट के हमारे क्षेत्र को अपने मानचित्र में दर्शा देता है। साथ ही आप देखेंगे डोकलाम में जो विवाद हुआ था, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में इन दो देशों के अगर हम परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह सिद्धांत कारगर नहीं प्रतीत होता है। साथ ही चीन को अगर देखा जाए तो वो उसके जो फुटप्रिंट है उसका लगातार विस्तार हो रहा है, वो लगातार अपनी कनेक्टिविटी के बढ़ाने का तर्क देता है और उस लिहाज से कहीं ना कहीं वो ऐसी जगहों तक उसकी पहुंच हो रही है जो हमारे देश की सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक है। इस चीज को भी हम उचित नहीं ठहरा सकते। बेल्ट एंड रोड पहल के तहत उसने जो अक्साई चीन के ऊपर से होता हुआ आगे तक, पाकिस्तान से होता हुआ आगे उसकी ये परियोजना बढ़ रही है, वो कहीं ना कहीं भारतीय सुरक्षा के लिहाज से भी उचित नहीं है। ऐसे में इस सिद्धांत की आलोचना की जाती है। अब देखें, विकास और सहयोग की जहां तक बात है कि देशों के साथ अन्य देशों को देने की बात की जाती है, उनसे लेने की अपेक्षा नहीं की जाती है। लेकिन जब भारत पर बड़ी जनसंख्या का दबाव है, ऐसे में संसाधनों की अगर अधिकता हो तब तो ठीक है। पहले हम अपने देश की स्थिति देखेंगे, फिर आगे की बात करेंगे। तो विकास और सहयोग तभी सक्षम हम होंगे इसको करने में जब संसाधनों की पर्याप्त मात्रा हो। संसाधनों की हमारे पास उतनी मात्रा नहीं है, बल्कि कमी दिखाई दे रही है। तो इस लिहाज से ये वाला बिंदु, इस बिंदु पर कहीं ना कहीं यह फेल होता दिखाई देता है। साथ ही अर्थव्यवस्था में आप देखेंगे कोविड के बाद से तो और स्थिति खराब हुई, मंदी का दौर चला। ऐसी मंदी का मतलब यह है कि भारत की ओर से जो अपने पड़ोसियों के लिए है, अपना बाजार खोलने की जो इच्छा है वो नहीं होगी। उसमें भारत उतनी उदारता नहीं दिखा पाएगा, कहीं ना कहीं उसको ठप करेगा। तो यहां भी ये चीजें उस सिद्धांत के हिसाब के विपरीत जाती दिखाई देती हैं। अब ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में एक और आलोचना होती है। ये कहा जाता है कि उस समय पाकिस्तान को लेके जो रॉ की एक विंग बनी थी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जिसको हम कहते हैं रॉ, वहां पर आप देखेंगे कि एक अभियान डेस्क बनाया गया था। और ये अभियान डेस्क जो था विशेष रूप से पाकिस्तान के लिए ही बनाया गया था। इस डेस्क को इन्होंने उस समय बंद कर दिया। इसको लेके भी इस सिद्धांत की काफी आलोचना होती है, काफी आलोचना झेलनी पड़ती है। बाद में उसके द्वारा की गई आतंकी गतिविधियां इस आलोचना को जस्टिफाई भी करती हैं। खैर, ऐसा नहीं है कि इससे हम इसकी प्रासंगिकता को सिरे से नकार देंगे। ये जरूर हम कह सकते हैं कि जो समय है, समय के साथ भू राजनीति बदलती है और बदले हुए जो शक्ति संतुलन होते हैं उसके हिसाब से भारत भी अपनी नीति में बदलाव किया भी है, करना भी चाहिए। 2014 में जो लुकिस्ट नीति थी वो एक्टिस्ट में बदली। ये बदलाव इस बात को दर्शाता है कि समय के सापेक्ष भू राजनीति के बदलने से, शक्ति संतुलन के बदलने से हमें इन नीतियों में भी परिवर्तन करना होता है। लेकिन बदलते परिवेश में अगर पड़ोसियों के साथ संबंध प्रभावित हो रहे हैं
तो किसी भी पॉलिसी को, इस तरह की विदेश नीति के अंग को सिरे से नहीं नकारना चाहिए, उसके कुछ पहलुओं पर विचार अवश्य किया जा सकता है। आगे अगर हम देखें तो अभ्यास प्रश्न की बारी आती है और आज का अभ्यास प्रश्न है कि भारतीय विदेश नीति से संबंधित गुजराल सिद्धांत किस वर्ष अस्तित्व में आया। ऑप्शन ए 1988-89, बी 1992-93, सी 1996-97 और डी 1998-99। उम्मीद है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप सही उत्तर जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें।